नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के किस मौलाना धमकाना चाहते हैं? क्या खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हुए देश के 21 मौलानाओं ने मोदी को धमकी भरी चिट्ठी लिखी है? अब तक आपने मोदी के खिलाफ 17 पार्टियों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन सुना था। पटना में 17 पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बनते देखा था। अब एक धार्मिक मोर्चा बनता दिख रहा है। मोदी के खिलाफ 21 मौलाना मैदान में आ गए हैं। मतलब मोदी को अब 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट पर सियासी दुश्मन है जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दूसरे फ्रंट पर एक मुस्लिम मोर्चा रेडी हो रहा है जिसकी अगुवाई 21 मौलानाओं की टोली कर रही है। इन दोनों का ही काम है मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काना, उकसाना और लड़ाना। बस चेहरे अलग अलग हैं, दोनों का तरीका अलग है। मोदी के खिलाफ जो दूसरा फ्रंट खुला है, उस फ्रंट के 21 चेहरे कौन हैं और इन चेहरों के पीछे असली ताकत किसकी है? एंटी मोदी इकोसिस्टम का एक नया चैप्टर इस रिपोर्ट से एक्सपोज करते हैं। मोदी और मुसलमान, कौन है वो जो बना रहा है मोदी के नाम पर माहौल बिगाड़ने का प्लान? एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 हैं। वो 21 कौन हैं? ऐसे 21 चेहरे आज बेनकाब होंगे जो मोदी और मुसलमान के बीच पक्की दुश्मनी करा देना चाहते हैं। मोदी और मुसलमान के बीच जो दोस्ती होने वाली है, उस दोस्ती में दरार डालने की साजिश रची जा रही है। ये पर्चा देखिए, बोल्ड लेटर्स में मुस्लिम रहनुमाओं वाली लाइन पढ़िए। एक साथ 4 या 5 नहीं, पूरे 21 लोगों के नाम। कौन है ये 21 लोग? क्या ये किसी के एजेंट हैं? क्या इन्हें 24 का ठेका दिया गया है? क्या इन सब ने मिलकर मोदी के खिलाफ कोई सीक्रेट कोड तैयार किया है? एक पन्ने की प्रेस रिलीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इस प्रेस रिलीज को छपवाने वालों की पूरी फाइल खोलनी पड़ेगी। We firmly reject the Uniform Civil Code। ये इस जॉइंट स्टेटमेंट का मौजू है। इसमें सीधे सीधे मोदी को धमकी है। डायरेक्टली नहीं, यूसीसी की आड़ में इनडायरेक्टली मोदी के खिलाफ लहर पैदा करने की कोशिश है। मोदी विरोधी फोर्स मुस्लिम वोट के सहारे है, इसीलिए यूसीसी पर मौलानाओं की टोली के साथ इकट्ठे हुए सारे हैं। ये हम नहीं कह रहे, हेडलाइन कह रही है। यूसीसी पर मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली ने मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों से साठगांठ कर ली है। सारे चेहरे एक साथ सामने आए हैं। इन सारे चेहरों ने अपने अपने अकाउंट पर नए नए वीडियो डाले हैं। कुछ मोदी को धमका रहे हैं, कुछ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। हुकूमत और सरकार ऐसा कोई कानून बना नहीं सकती। मोदी जी तक बात पहुंच जाए, अमेरिका का सफर भूल जाएंगे। क्या अंधे समझे हो मुसलमानों को? मुसलमान इस वक्त खामोश और सब्र कर रहा है, सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में सफर कर रहा है। वरना जब हम हमारे मुल्क के दिए हुकूक को और मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में निकलेंगे, मोदी सरकार तक ये बात पहुंच जाए, इतना बड़ा मुल्क भी तुम्हारी जिंदगी के लिए छोटा बन जाएगा। इस मुल्क के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पसंद नहीं करते। हम किसी को अपना ये हक छीनने की इजाजत नहीं दे सकते। वो कैसी हुकूमत होगी, कितनी पागल होगी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बगैर लोगों से बातचीत किए, उनके नुक्ते नजर को समझे बगैर लागू कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है, तो नतीजा ये होगा कि ये सारे तबकात फिर बगावत पर उतर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। एक ट्रैप है जो उन्होंने बिछाया है और हम दीदा दानिस्ता उस ट्रैप में फंसेंगे। 2023 में भी कुछ इंतखाबात बाकी हैं और 2024 सर पर खड़ा है। ये दरअसल एक सियासी चाल है और मुसलमानों को फांसने के लिए एक जाल है। हर वीडियो का फोकस, आई रिजेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड।
एक पार्ट में नहीं, कई पार्ट्स में 20-20 मिनट के वीडियो, हर वीडियो के हजारों व्यूज। 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 20 घंटे पहले YouTube पर सिर्फ UCC टाइप कर लीजिए, मुसलमानों को बहकाने वाली ऐसी 50 क्लिप्स दिख जाएंगी। कौन है ये चेहरे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को मोदी की सियासी चाल बताकर मुसलमानों को फंसाने वाला जाल बता रहे हैं? ये सारे चेहरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं और इन चेहरों के पीछे छिपे हैं मोदी के पॉलिटिकल हेटर्स। तस्वीर आपके सामने है। कुछ घंटों पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है, यूसीसी पर मुसलमानों का साथ देने की अपील की है। कांग्रेस ने भी यही स्टैंड लिया है, यूसीसी पर AIMPLB की मांग को सपोर्ट किया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भरोसा मिल गया है। यानी ये पूरा इकोसिस्टम यूसीसी के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ अब एक जॉइंट ऑपरेशन करेगा। 24 के लिए मौलानाओं की 24 टोली को सिलेक्ट किया गया है और फेस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया गया है। खुद कुछ करता नहीं, करने के बिल्ला बनाता है। ये मुंह मसूर की दाल। जरा भी डरावनों को हम ना जेला से, गिरफ्तारियां से, फांसियां से, तुम्हें डरना सो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा हमारा धर्म कहता है। मरने के बाद हमारा क्या होगा वो हमको अच्छा नजर आता है। इस मुल्क को घोड़ों का मुल्क बनाओ, क्योंकि मैदान जंग में घोड़े काम आते हैं। इस वक्त के गधे तो धोबियों के लायक भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं, अभी सिर्फ सलाह मशवरा का दौर चल रहा है। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में अभी से यूसीसी के खिलाफ डर और खौफ का माहौल बनाया जाने लगा है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप मैसेजेस, फेक कॉल्स के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। यूसीसी पर नॉन स्टॉप भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रमजाल के पीछे वो लोग हैं जो पोस्टर पर यूसीसी वाला टेक्स्ट चिपकाकर लंबी चौड़ी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हर दिन नए नए बयान जारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 21 लोगों वाला जो साझा बयान जारी किया है वो इसी पटकथा का हिस्सा है। जब हमने गहराई से इस चिट्ठी में लिखे नामों को तलाशा तो पता चला कि जिन लोगों के नाम चिट्ठी में है वो अलग अलग YouTube अकाउंट पर भी एक्टिव हैं। पहला सैंपल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आगे पीछे भीड़ जुटाकर HD कैमरा से रिकॉर्डिंग कराकर यूसीसी पर ये क्या कह रहे हैं, अब ये सुनिए। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुत्तफिक नहीं हैं। हमारे मुल्क में इसको नाफिज नहीं होना चाहिए। इस वक्त में ये शरीयत का बहुत बड़ा एक शरीयत की जिम्मेदारी है हम लोगों पर। शरीयत के हिफाजत का तकाजा है। इस्लामी शरीयत को ख़त्म करने के लिए और हमारी दीनी पहचान को हमसे छीनने के लिए मुस्लिम ख़वातीन का नाम लिया जा रहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से अपनी नाराज़गी को लॉ कमीशन के सामने रखें। ये इकलौते नहीं, अब दूसरा नाम देखिए। यह है मौलाना फजलुर रहीम जो AIMPLB के महासचिव हैं। कुछ घंटों पहले इनका भी वीडियो सामने आया। सामने कैमरा लगाया, पीछे सफेद स्क्रीन चिपकाई और यूसीसी पर भ्रम का जाल कुछ इस तरह फैलाया। खवातीन की आज़ादी के नाम पर क्या ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ साजिश नहीं है? यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हम उसूली तौर पर इस मुल्क के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पसंद नहीं करते। यहाँ का दस्तूर सबको अपने मज़हब, अक़ीदे और नज़रिए पर अमल की आज़ादी देता है और पर्सनल लॉ पर अमल करने की इजाज़त देता है। ये हमारा मुल्क है, हम किसी को अपना ये हक छीनने की इजाज़त नहीं दे सकते। कैरेक्टर नंबर 3 का नाम है अमीनुल हसन
जो जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब हमने इनका YouTube अकाउंट खंगाला तो वहां भी यूसीसी पर करीब 20 मिनट लंबा वीडियो मिला। इनका भी तरीका बिल्कुल वैसा ही था। सामने भीड़ थी, मंच पर अमीनुल साहब थे, माइक था, यूसीसी पर अफवाह उड़ाने वाली स्पीच थी। ये तो बाकायदा लोगों को आइडिया देते दिखे कि क्या करना है, कैसे करना है, मोदी को निशाने पर कैसे लेना है। आप इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करा सकते हो, आप अच्छे से YouTube के वीडियोस बना सकते हो, तो आप जरूर कीजिए। 2021 में लॉ कमीशन ने खुद कहा था कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब जरूरत नहीं है, ये वक्त नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद अगर लॉ कमीशन ने अवाम से, उलमा से, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से राय तलब की है, तो ये समझ लीजिए कि वो तोता है जो उसे पढ़ाया गया वो बोल रहा है। मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए तरह तरह के तरीके जरूर ईजाद करते हैं कि एक बहुत बड़ा झूठ है, प्रोपेगेंडा है जो मुल्क के सामने पेश किया जा रहा है कि एक मुल्क में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो जाहिल हैं, हो सकता है कि उनके पास डिग्रियां मौजूद हों, लेकिन अकल के लिहाज से वो जाहिल होते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक मुल्क में 2 कानून कैसे हो सकता है। ये दरअसल एक सियासी चाल है और मुसलमानों को फांसने के लिए एक जाल है। आपने ध्यान दिया होगा कि यूसीसी पर जितने भी मौलाना मैदान में कूदे हैं उनका फोकस सिर्फ कुछ बातों पर है। नंबर 1, 24 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए मोदी यूसीसी ला रहे हैं। नंबर 2, मोदी मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल देकर मुसलमानों का हक छीनना चाहते हैं। नंबर 3, मोदी 24 से पहले हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई कराना चाहते हैं, ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। माहौल बिगाड़ने वालों का एजेंडा ही यही है। यूसीसी पर झूठ फैला दो, 24 में मोदी को कमजोर बना दो। यूट्यूब पर जिन मौलानाओं के वीडियो वायरल हुए उनमें से कैमरे पर तो कोई नहीं मिला, लेकिन उस जॉइंट स्टेटमेंट में जिन मौलानाओं के नाम थे उनमें से कुछ हमें मिल गए। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम उन्हीं में से 2 नाम हैं। इसका मतलब यही है कि आप हिंदुस्तान के सेकुलर दस्तूर को आग लगा रहे हैं और आप हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को ख़त्म करके आप उसको एक मजहबी मुल्क बना। ये आने वाली कौम फैसला करेगी मणिपुर में क्या हो रहा है, और आप करें तो उसके बाद देखें हम क्या होता है। मुखालफत होगी ऐसा लग रहा है। ये तो होगी, मुखालफत क्यों नहीं होगी। आप किसी के मजहब को छेड़ेंगे, मुखालफत नहीं होगी तो ये क्या होगा और क्या होगा दुनिया के अंदर। जब भी इलेक्शन या इंतखाब आते हैं तब इस मसले को उछाला जाता है, उठाया जाता है, और इस मर्तबा भी यही हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक पब्लिक मीटिंग में उसका जिक्र किया है। तो ये एक पूरा माहौल सियासी फ़ायदा उठाने के लिए एक बनाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत ये चाहती है कि इस मसले की आड़ में, इस मसले के ज़रिए समाज में एक पोलराइजेशन मुसलमानों के ख़िलाफ़ पैदा करके और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। तो इससे आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसे मौलानाओं को AIMPLB के हिडन एजेंडे को खुद एक दूसरे मौलाना ने एक्सपोज किया है। उनका ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गौर से सुनिएगा कैसे इन्होंने यूसीसी विरोधी, मोदी विरोधी पूरे इकोसिस्टम की पोल खोली है। आप बेचैन हो जाइए, घबरा जाइए, क्या होगा, कैसे, क्या करें भाई, बोलो जल्दी से हम क्या करें। तो कुछ लोग लग जाएंगे कि ऐसे मोबाइल पर मैसेज करो, ऐसे फलाना करो, यहां पर जमा हो जाओ, यहां पर लेट जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर ये बोलो। ये सब परेशान करने की एक सूरत है। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो कहा जाए कि निगेटिव एटीट्यूड है मुसलमानों के बारे में, ये फजूल बातें, ये मुहम्मल बातें, इन सब चीजों को इस तरह से बढ़ाया जा रहा। अगर कोई कहे कि इस पूरे मुल्क में एक तरह का कानून हो, कौन सी बुरी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। काला गोरा, लंबा मोटा नाटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। हो, अच्छी बात है, कौन मुखालिफ है। तो आप ही क्यों परेशान है, सब लोग परेशान होंगे। जब होंगे तो देखा जाएगा।
है ना। मुसलमान सबसे पहले क्यों परेशान हो जाए, मुसलमान ही सबसे पहले लाइन क्यों लगा दे। ये बड़ी बड़ी गलती है, बड़ा कसूर है जो आज हमारी सो कॉल्ड रहबरी, सो कॉल्ड रहनुमाई, सो कॉल्ड लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं, वो मुसलमानों को झोंक रहे हैं कि सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा, क्या होगा, कैसा कानून होगा। ये बेमकसद की बात शुरू की गई। यूसीसी पर यह बयान सुनने के बाद ये तो क्लियर हो गया है, भ्रम फैलाने वाले सारे मौलानाओं और मुफ्तियों को एक ही टास्क मिला है, मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी बनाओ और फैलाते जाओ। तभी तो सारे मौलाना बोल तो यूसीसी पर रहे हैं, लेकिन हर 5 लाइन के बाद 24 के चुनाव का ही जिक्र कर रहे हैं, मोदी का ही नाम फिट कर रहे हैं। राजस्थान में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की बात की तो उधर पाकिस्तान में इमरान ने मोदी का नाम लिया। मोदी ने आज पब्लिक को बताया कि कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आया, तो उधर इमरान ने पाकिस्तान को बताया कि कैसे हिंदुस्तान आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे छूट गया। हिंदुस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र का नया पाठ पढ़ाते हैं। हर रोज कोई भी विदेशी इंडेक्स को दिखाकर हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में बताते हैं। ये वाला टेप बजा देते हैं। पाकिस्तान में उल्टा ही टेप चल रहा है। पाकिस्तान में तो मोदी के कट्टर दुश्मन बैठे हैं, वो पानी पी पी कर मोदी को कोसते हैं, लेकिन कभी कभी इमरान खान जैसे नेताओं की जुबान पर भी मोदी का नाम आता है। और पाकिस्तान का इमरान भी कहता है, इंडिया जैसा कोई मुल्क नहीं, इस वक्त मोदी जैसा कोई वर्ल्ड लीडर नहीं। पीओके में आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। और इमरान मोदी मोदी कर रहे हैं। खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ज़हन में अब इम्बैलेंस हो गया है। सोच रहे हैं कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। बुरे फंसे थे इमरान, क्या मोदी ने बचा ली जान? जाना था जेल, मोदी के नाम पर कर गए खेल। अगर आप मोदी साहब का, हमें भी लीडरशिप की जरूरत है, सिंसियर लीडरशिप। अब पता नहीं वो हमारी ख्वाहिश किस तरह पूरी होगी। मोदी, पीओके और इमरान। पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, उसके पीछे यही 3 फैक्टर सबसे अहम है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असल मकसद क्या है? न्याजी साहब के साथ खेला जा रहा है और न्याजी साहब को समझ नहीं आ रही, और वो खेल खेल के वो कहते हैं ना कि उसको दौड़ाई जाओ दौड़ाई जाओ। इन सबको जड़ों से उखाड़ के फेंको, वरना इस जमीन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फौज होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी दम पर तमाम भारतीय सुख चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। पाकिस्तानी फौज और सरकार के सामने इस वक्त 3 सबसे बड़े सवाल हैं। पहला, इमरान खान को ठिकाने लगाने की चुनौती। दूसरा, पीओके पर भारत के कब्जे का डर। और तीसरा, फौज को लेकर पाकिस्तानियों में बढ़ता आक्रोश। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है, इन तीनों चुनौतियों का आपस में कनेक्शन। सेना कहती है हमने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे तबाह किए, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कांग्रेस कहती है कि सबूत दिखाओ। हमारी वायुसेना पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करती है तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, अगर आप मोदी साहब का जो बाइडेन के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, और अफसोस के साथ है कि हमारी डायरेक्शन जो है किस पे है। हमें भी लीडरशिप की जरूरत है, सिंसियर लीडरशिप। अब पता नहीं वो हमारी ख्वाहिश किस तरह पूरी होगी। अभी तक तो वो हमें 76 साल से कोई उस तरह की लीडरशिप नहीं मिली। हालात आपके इतने खराब हैं कि जो आप सोच, इस वक्त जो 2.5 लाख लोगों को फिक्र है कि खान साहब, सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जो खान साहब ने अपना करैक्टर एक क्रिएट किया है कि वो नौज़बिल्ला खुदा के अवतार हैं और वो झूठ बोल ही नहीं सकते, गलती भी नहीं कर सकते। व्हील चेयर पर प्लास्टर लगाकर जब गए, नैब की
केस के हवाले से और वापसी पे भागते आए वहां से, आप ये अंदाजा लगा लें कि इस लीडर की क्रेडिबिलिटी क्या है। अब रूमर्स के लिहाज से ये है कि अभी खुद ही मेरा ख्याल में अफवाहें उड़ा रहे हैं कि बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। हर इंटरव्यू में 6 से 8 दफा कहा है कि 80% चांसेस है कि मुझे या पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। क्या इमरान खान को मोदी ने बचा लिया? पाकिस्तानी फौज ने सोचा था कि डंडे के दम पर उसने इमरान खान और उसके समर्थकों का वजूद खत्म कर दिया है, लेकिन इमरान के लुके छिपे समर्थक शुक्रवार को एक बार फिर पाकिस्तान के शहर शहर में सड़कों पर निकल आए। इमरान के पोस्टर और झंडे लेकर निकले समर्थकों की भीड़ से पाकिस्तानी फौज भौचक्का रह गई। मोदी के अमेरिका दौरे के बाद इमरान ने क्या रट लगाई। इमरान ने कहा कि मोदी इंडिया को आगे ले जा रहे हैं। मोदी की सरकार में इंडिया ताकतवर हो गया है। मोदी की सरकार में पाकिस्तान की हैसियत जीरो हो गई। और ये सुनकर इमरान के खामोश पड़े समर्थक फिर से बोल पड़े। खान साहब सियासी तौर पे तनहा रह गए? जी नहीं। क्यों? मैं उनके साथ हूँ। आई एम द पावर। ही इज स्ट्रिंग रूलिंग ऑफ पाकिस्तान। इफ हम उसके साथ हैं। देखेंगे, सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना, वो हम की होती है। आप इमरान खान के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल उठता है कि इमरान की नाव डूबते डूबते संभल कैसे गई। इमरान पाकिस्तान के इकलौते ऐसे नेता हैं जो मोदी और मोदी की कार्यशैली पर बारीकी से नजर रखते हैं। इनको नहीं पता कि ये जो पैसे, ये जो इतने बड़े बड़े महलात में रहते हैं, वहां लंदन और अयाशियां और बड़ी बड़ी बेंटली और रोल्स रॉयसेस चलाते हैं, कोई पता ही नहीं है पैसा किधर से आया। मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी की कितनी प्रॉपर्टीज है मुल्क से बाहर। एक खुददार कौम है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अमेरिका में जब मोदी और बाइडेन ने साझा घोषणा पत्र जारी किया था तो पाकिस्तान में सबसे पहले इमरान बोले। पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे पर वॉशिंगटन से मोदी ने वार किया तो इमरान ने अपनी सरकार को लताड़ा। पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए इमरान ने शहबाज सरकार और फौज को जिम्मेदार ठहराया था। हिंदुस्तान का जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है, अगर ये जो हमारे यहाँ इस वक्त ज़हन बैठे हुए हैं, इनको अगर फुर्सत मिले कि तहरीके इंसाफ को कैसे खत्म करना, और सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, मुल्क के सारे इदारे लगे हुए उसको खत्म करने के लिए, अगर आपको फुर्सत मिले तो आप पे खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ज़हन में अब इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं, और अगर हमारे रिजर्व 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में माना यह जा रहा था कि ईद की छुट्टियां खत्म होते होते ही इमरान गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन मोदी का नाम लेकर इमरान ने पाकिस्तान में ऐसी खलबली मचा दी कि फौज को फिर से 9 मई की जंग याद आ गई। लिहाजा इमरान को दबोचने का प्लान फिलहाल टल गया है। जो GHQ है, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। GHQ के ऊपर जो हमला किया गया था, उसमें जितने भी खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की बात कर दी है, अब तक क्यों इतना इंतजार हो रहा है, किस वजह से अभी तक न्याजी साहब ज़मान पार्क में बैठे हैं और अभी तक उनको सजा नहीं हो रही, जबकि चीज़ें क्लियर हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से उन लोगों का ये ख्याल है कि जब तक बंदियाल साहब चले नहीं ना जाते, तब तक न्याजी साहब के साथ खेलते रहना है। तो ये न्याजी साहब के साथ खेला जा रहा है और न्याजी साहब को समझ नहीं आ रही, और वो खेल खेल के वो कहते हैं ना कि उसको दौड़ाई जाओ। एक चूहे को जब आपने पकड़ना होता है ना, तो आप कमरे के अंदर एक साइड पे अपनी खिड़की लगाई होती है और एक तरफ आप उसके पीछे भागो। वो भाग के बेचारा वैसे ही हफ के थक के जो है ना, उसकी समझ लें कि हालत ख़राब हो जाती है। रखेंगे तो अब ये आने वाले दिन जो है ना, बहुत ही सेंसेशन भरे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, उनको मैं बता दूं कि सितंबर तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। मोदी के अमेरिका दौरे का सबसे बड़ा फायदा तो पाकिस्तान में इमरान खान ने उठा लिया। अपने डरे सहमे समर्थकों में दोबारा उम्मीद जगाई और समर्थकों का हौसला थोड़ा बढ़ा तो स्वीडन में
कुरान के अपमान के मामले पर इमरान ने अगला कार्ड चल दिया। उनकी कॉल पर समर्थकों का हुजूम स्वीडन के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। अपनी खोई ताकत को वापस आता देख इमरान ने भी फौज को सीधे चुनौती दे डाली है। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत ये जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा किसने किस तरह की मुल्क से गद्दारी की। स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके का आदमी खड़ा था, बाल बाल बच के वहां वो नहीं हुआ। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहां। सारी हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहां से निकलता हूं तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा। इमरान की जड़ें खोदने में जुटी पाकिस्तानी फौज दूर दूर तक फावड़ा चला रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में जिस चीफ मिनिस्टर को हटाकर फौज ने विधानसभा पर कब्जा कर लिया था, वो चीफ मिनिस्टर इमरान खान की ही पार्टी का है, लिहाजा फौज के निशाने पर था, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का एजेंडा यही है कि इमरान से पहले हर जगह से उनकी पहचान को खत्म कर दिया जाए। को पता ही है ना बादशाही किसकी होती है, कि खान साहब जिस तरीके से दरख्वास्त कर रहे थे, वो जिस तरह बादशाह से दरख्वास्त की जाती है कि जनाबे वाला मुलाकात का टाइम चाहिए, मिलना है, तो वो क्योंकि मुलाकात का टाइम नहीं मिला। एक खबर तो ये है कि इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। ओन चौधरी जो कि इमरान खान के लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, वो साहब ओन चौधरी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लेके कि पीटीआई को बैन किया जाए, पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। और इसकी जो उन्होंने कुछ लॉजिक्स पेश किए उस पर उन्होंने कहा कि ये जो दंगे फसाद हुए हैं, जो तोड़ फोड़ हुआ है, जो हंगामे हुए हैं, जो आग लगाई गई है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा गया, ये सब जो हुआ है इस बिना पर पीटीआई को बैन किया जाए। इमरान से दुश्मनी निभाने में पाकिस्तानी फौज इतनी मशगूल है कि वो ये भी नहीं देख पा रही कि उसके जबरन कब्जे वाले कश्मीर में क्या हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम लोग चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे, इनके से मिलेगा, इनके से मिलेगा, इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो मसला कश्मीर ही दोनों के बीच बहुत बड़ी दरार है। अब भारत जिस तरह से बोल रहा है कि हम ये वाला कश्मीर भी ले लेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती कश्मीर में क्या कुछ हो जाता है, यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने एक पीछे वीडियो देखी थी, वो बेचारे रो रहे थे कि जब मैंने बोला कि यहाँ पर लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ पे कुछ पैसे दिए। हमें तो अपना एटीट्यूड स्पेशली ठीक करने की जरूरत है। वो हमारे हमसाए कभी बदले नहीं जाते, और जो बिहेवियर हमारा इंडिया के लिए बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग तो अच्छा करना चाह रहे हैं। जो हमारे बोलते ना, जो सरदार लोग हैं, जो हमारे पीएम लोग हैं, वो नहीं चाहते, तो आम इंसान क्या करे। और फौज होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी दम पर तमाम भारतीय सुख चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान विरोधी चिंगारी भड़क रही है। पाकिस्तानी फौज के जुल्मों से भड़के लोग भारत में शामिल होने का आंदोलन चला रहे हैं। इस असंतोष का फायदा भी इमरान अपनी सियासत के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों की पाकिस्तानी फौज से नाराजगी मतलब लोगों का उन्हें समर्थन। जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ड्रामा किया गया है, आप ये सोचें कि जो मेंबर्स के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला, हमारे पास तो नंबर पूरे थे, पहले पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया, अब उसके बाद एक एक मेंबर के ऊपर प्रेशर डाला है, वही करने जा रहे हैं जो कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में किया था। तो एक तरफ तो ये हो रहा है। आप है कौन है जी? आप पहले ये बताएं कि आपको हक क्या पहुंचता है। एक तो आपने हमारी रियासत पर कब्जा किया, दूसरा आप हमारे प्लाटू पर कब्जा कर रहे हैं। ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी सूरत में। आपकी बदमाशी आपकी सरहदों तक होगी या आपकी तारों के अंदर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के वकील हैं और आप हमें मजबूर न करें इस बात पर। हम नहीं निकलेंगे। आप होते कौन है इस तरह की मुदाखलत करने वाले? पाकिस्तान को इमरान बार बार यही डर दिखा रहे हैं कि फौज की वजह से कश्मीर हाथ से चला जाएगा। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, इमरान तो ये भी कह चुके हैं कि फौज की वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब फौज हिट होगी
तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। भारत का डर और कश्मीर का ख्वाब, पाकिस्तान की सियासत में कामयाबी का ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। ये नारा चाहे जो बेचे, खरीदने वालों की पाकिस्तान में कमी नहीं है। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। जब हक आएगा ना, कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े माम मेहंदी करेगा, इस सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह, सलाम जल्दी फतह होने वाला है इंशाल्लाह। हालांकि इमरान चाहे जितने हथकंडे अपना ले, माना यही जा रहा है कि वो थोड़ा वक्त जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अपनी सियासी फिल्म का पैकअप होने से नहीं रोक सकते। कूच बिहार, नॉर्थ 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, साउथ 24 परगना, नंदीग्राम, ये पश्चिम बंगाल के शहरों के नाम हैं जहां आज जमकर हिंसा हुई, बमबाजी हुई, तमंचा चले, ईंट पत्थर फेंके गए। ममता बनर्जी के राज में आज 10 घंटे के अंदर ही 17 मर्डर हो गए। ये सारी हत्याएं सियासी हैं। बंगाल में चुनाव था, 24 घंटे में वहां बवाल हुआ। यूपी बिहार में जो 90 के दशक में होता था, यूपी में तो अब सब बंद है, लेकिन बंगाल में जारी है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में वोटिंग परसेंटेज हाई रहा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर मत जाइए आप। वोटिंग परसेंटेज क्यों हाई रहा? कैसे दीदी का बैलेट बॉक्स, कैसे बुलेट बॉक्स बन गया? बंगाल को यूपी से क्या सीखना चाहिए, इस रिपोर्ट में समझिए। सोचिए, जिस बैलेट बॉक्स में आपका वोट पड़ा हो, उसे कोई लेकर भाग जाए। जिस बूथ पर आपने मतदान किया हो, वहां के बैलेट बॉक्स को जला दिया जाए। जिस पोलिंग बूथ पर आपका वोट हो, वहां कोई तमंचा लेकर खड़ा हो। हिम्मत जुटाकर, मन बनाकर पोलिंग बूथ पर आप पहुंच भी गए, वोट भी डाल दिया, लेकिन बैलेट बॉक्स को कोई तालाब में फेंक दे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह पश्चिम बंगाल है, जहां पंचायत का चुनाव ऐसे ही हुआ। क्या ये 24 का ट्रेलर है? क्योंकि 2024 में यहां 41 सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव होगा। क्या तब भी ऐसा ही होगा? आज के बंगाल की ये तस्वीर देखकर आपको 90 के दशक का यूपी और बिहार याद आ रहा होगा, जब यूपी और बिहार में बूथ कब्जा हो जाता था, बैलेट बॉक्स लेकर लोग भाग जाया करते थे। चुनाव हारते हुए कैंडिडेट के समर्थक बैलेट बॉक्स में स्याही डाल देते थे, जिससे चुनाव रद्द हो जाए। बूथ के बाहर कोई दबंग लाठी, डंडे और बंदूक लेकर खड़ा रहता था, किसी को वोट नहीं डालने देता था। लेकिन यूपी में अब ये सब कुछ बंद है। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।